हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल दवन। दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, ठीक है। और आपके जो डाउट्स हैं उन सभी को लेकर मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बनो 2025 में। नोटिफिकेशन हालांकि 2024 का आ चुका है और इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी बात है कि आरपीएससी ने पूरे नोटिफिकेशन में सारी बातें क्लियर कर दी हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स ऐसे रहते थे हर बार कि ये होगा या नहीं होगा। पीएचडी वाला कुछ डाउट्स रहता था, ठीक है। इंटरव्यू वाला डाउट्स रहता था कि सर अगर हमारा इंटरव्यू से पहले हमारा नेट हो गया लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया, ठीक है, और हमारा कौन सी डेट मानी जाएगी। तो इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। आरपीएससी ने नोटिफिकेशन को पढ़ें उसको बहुत अच्छे से, ठीक है। उसमें सारी बातें हैं और बाकी चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ यहाँ पर कि आपकी योग्यता को लेकर, मतलब जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर, आयु को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर क्या क्या इसमें कोई बदलाव है या नहीं, और अगर हो सकते हैं तो क्या हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसका सिलेबस क्या रहेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो नया विज्ञापन है इसी के अनुसार आप किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करोगे, उस सारी बातों पर मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि न्यू वैकेंसी आ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की 2024 में। 2025 में इसका एग्जाम हो जाएगा, इसका ही मान के चलो। आपके पास समय है तो 8 से 10 महीने लगभग लगभग भी हैं आपके पास, क्योंकि इतना जल्दी तो एग्जाम होगा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आरपीएससी ने अपने अपने एग्जाम की जो डेट्स हैं वो ऑलरेडी अनाउंस कर रखी हैं 2025 में कौन कौन से कराने हैं उनको, ठीक है। तो जहाँ तक है अगस्त सितंबर से पहले तो ये एग्जाम नहीं कराएगी, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई डेट यहाँ पर अनाउंस करी नहीं है इन्होंने, ठीक है। और अगर होगी तो वो इसके बाद ही होगी, वो जहाँ तक है, ठीक है। तो आपके पास अभी काफ़ी समय है, इससे अच्छा समय कभी नहीं मिलता, क्योंकि जब जिस वैकेंसी में था उस वैकेंसी में भी हमें केवल 3 से 4 महीने मिले थे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। लास्ट वैकेंसी में भी यही हुआ था 2023 वाली में। नोटिफिकेशन के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है, लेकिन ये वैकेंसी ऐसी है जहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मतलब ये मौका है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। और जिनके जिनके इस वाली वैकेंसी 2023 वाली वैकेंसी में थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर उनको लगता है वो बॉर्डर लाइन पे हैं, तो वो भी इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर उनका इस इंटरव्यू में अगर हो जाता है, अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो वो इंटरव्यू में भी उनके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। और अगर वहाँ पर बाई चांस नहीं होता है बैड लक की वजह से, तो फिर यहाँ पर आपका अच्छे से एग्जाम होगा, तो क्या पता है इसमें और अच्छे मार्क्स आ जाएं आपके और आप इसमें सेलेक्ट हो जाओ। तो आपके पास दोनों लड्डू आपके हाथ में है अभी, ठीक है। 2023 वाला भी और 2024 वाला भी। न्यू कैंडिडेट जो है वो इसके लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे, जो पीजी में अभी फर्स्ट ईयर में है और फाइनल ईयर में है, पीजी अपन प्रीवियस और फाइनल बोलते हैं, उसमें है, या जिनके पास नेट नहीं है उनके लिए भी मैं यहाँ पर बताऊंगा प्रॉपरली। तो पहली बात मैं आपको बताता हूँ, देखो कि एलिजिबिलिटी जो है इसकी वो किस तरीके से रहेगी। इसके लिए एक तो आपको चाहिए पीजी और एक क्या चाहिए आपको, नेट, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपको पीजी चाहिए। अगर आर्ट्स से हो तो बीए, साइंस से हो तो बीएससी, सॉरी, आर्ट्स से हो तो एमए, साइंस से हो तो एमएससी, और अगर आप कॉमर्स से हैं तो एमकॉम। ये तो आपको पीजी चाहिए कम से कम, ये तो होनी चाहिए आपके पास में। साथ में आपके पास होना चाहिए नेट उस सब्जेक्ट से, ठीक है। अब नेट जो है, देखो जिनके पास नेट है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नेट नहीं है तो वो कैंडिडेट ध्यान रखना कि आपका जब इंटरव्यू होगा ना इसका 2024 वाली वैकेंसी का, उससे पहले पहले आपके पास नेट होना चाहिए, ठीक है। और वो भी आपके सब्जेक्ट से, क्योंकि जो एस्पिरेंट से कहते हैं कि सर हमारे सब्जेक्ट से पहले नेट होना चाहिए, या फिर पूरा जो आरपीएससी की इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के उससे पहले। तो मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका सब्जेक्ट है उसकी जो फर्स्ट डेट होगी इंटरव्यू स्टार्ट होने की, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू ऑफ योर सब्जेक्ट, वहाँ उससे पहले आपके पास नेट होना चाहिए। ये है मेन बात, ठीक है। तो नेट आपके पास है। बात करें सेट की, तो सेट वाले जो हैं जिनके पास सेट है वो भी यहाँ पर क्या है, एलिजिबल है। जिनके पास सेट है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो अपने राजस्थान का है वो। बाकी अगर किसी के पास दूसरे स्टेट का सेट है तो वो इस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, या तो उनके पास नेट हो या फिर राजस्थान से क्या हो उनका सेट हो, तो वो एलिजिबल है। इस बार सेट होगा या नहीं होगा तो इसका अभी तक कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो हर वैकेंसी से पहले एक बार सेट होता है राजस्थान में अपने, लेकिन अभी इसका कब होगा क्या होगा इसके लिए अभी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तो हम आपको इसके बारे में बता देंगे, ठीक है, जो भी होगा। तो पीजी प्लस नेट या फिर राजस्थान से सेट, ये आपके पास होना चाहिए। अब क्या, पीजी जो अभी फाइनल में है वो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। दूसरा जो एमएससी या एमए या एमकॉम प्रीवियस में है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर है जिनका, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। देखो अप्लाई तो करो एक बार, ठीक है। अगर वैकेंसी जल्दी हो जाती है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, मतलब इंटरव्यू से पहले अगर आपकी ये पीजी नहीं होती है, पूरी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, प्रीवियस और फाइनल, तो आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से भर्ती आगे चली गई
आगे मतलब थोड़ी 1-1.5 साल लेट हो गई है, क्योंकि अभी आप एमएससी, अगर जो ये उनके लिए जो एस्पिरेंट्स अभी एमए प्रीवियस में है या एमकॉम प्रीवियस में है, एमएससी प्रीवियस में है, तो प्रीवियस एस्पिरेंट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस एस्पिरेंट्स के लिए अगर बाई चांस भर्ती थोड़ी सी आगे की सकती है या 1 साल डिले हो जाती है तो वो एलिजिबल होंगे, लेकिन तब वो एलिजिबल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन ऐसा मत करना कि अभी आप प्रीवियस में हो तो फॉर्म ही ना लगाओ, एग्जाम फॉर्म तो लगाना, क्या पता ऐसा हो जाए, क्या पता ऐसा ना हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर ये भर्ती आगे खिसकेगी तो फिर नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आ पाएगी प्रॉपरली। ठीक है, तो सब कुछ अगर प्रॉपरली चलता रहा तो जो प्रीवियस वाले हैं उनके लिए थोड़े से कम चांसेस हैं, लेकिन अप्लाई तो करना मैं आपके लिए कहूँगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फाइनल वाले जो हैं, जो पीजी फाइनल में है, वो तो कम्प्लीटली एलिजिबल है, वो भरो आराम से, उनको प्रॉपर टाइम मिलेगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रीवियस वाले हैं वो थोड़ा इसको भरे तो सही, लेकिन उनके लिए कोई पता नहीं, अगर इंटरव्यू उनकी पीजी से पहले पहले हो गए तो फिर वो एलिजिबल नहीं रहेंगी। बात करें नेट की, नेट का मैंने बता ही दिया आपको, अगर नेट अभी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरव्यू से पहले पहले उनका नेट हो जाना चाहिए। सेट होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, सेट की इन्फॉर्मेशन खूब फैलेगी, आगे की तरफ फैलेगी वो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में आपको और बता देंगे हम। बात रही एज की, बात है किसकी, एज की, ये वाला, ये और थोड़ा सा मैटर है। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं सर मेरी अभी 2 महीने बाकी हैं, मेरे अभी एज में 2 महीने बाकी, क्योंकि इसकी एज जो है ना वो 21 से 40 है, मतलब 21 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक का एस्पिरेंट्स इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर किसी की 21 नहीं है और अभी 1-2 महीने बाकी हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे ऐसे, तो ध्यान रखना 21 जो है ना ये वाली एज, ये कब चाहिए, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2025 को अगर उनकी एज 21 हो रही है तो वो एलिजिबल है, ये ध्यान रखना। सही है, 1 जुलाई 2025 को अगर किसी की एज क्या हो रही है 21 ईयर, तो वो एलिजिबल है। ऐसा मत करना कि नोटिफिकेशन से देख लें, नोटिफिकेशन से नहीं देखना, नोटिफिकेशन तो है ये आ गया आपने दिसंबर में ही, और जो एग्जाम फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे वो आप कर रहे हो 12 जनवरी से, तो 12 जनवरी से भी नहीं देखना, 1 जुलाई 2025 तक आपकी 21 है तो आप एलिजिबल हो। ये 40 वाली भी यही है मैक्सिमम। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आपको बता दूं, देखो हल्का सा मैं इस वैकेंसी पे आता हूँ, तो आपको पता भी चल जाए। देखो ये तो वैकेंसी है, इसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ आपको, देख लिया आपने, खूब अच्छे से बता भी दिया। एज फैक्टर ये रहा, देखो एज फैक्टर आयु वाला, पहली बात तो क्या है, कहा गया इसमें, ये रहा, दिनांक 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 ईयर। ठीक है, 21 से 40। दूसरी बात, अभी रुको यहाँ पर, इसमें किस किस को छूट के प्रावधान है वो देख लो। देखो, अगर राजस्थान राज्य के कोई SC ST या OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो उनको 5 वर्ष की छूट है, मतलब 45 एज तक वो इस फॉर्म के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है, हाँ जी। अब मेल कैंडिडेट्स हैं किसके, शेड्यूल कास्ट से बैकवर्ड, ये OBC, उनको 5 साल है। हाँ, जनरल की जो महिला कैंडिडेट है, ये तो मेल कैंडिडेट की बात हो गई, जनरल की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 5 ईयर है, लेकिन जो राजस्थान राज्य की SC ST OBC और EWS की जो फीमेल कैंडिडेट है, ध्यान रखना, उनके लिए 10 साल है। मेल कैंडिडेट के लिए SC ST OBC उनके लिए 5 साल है। ठीक है, और बाकी जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर वो जनरल की है तो 5 साल, और अगर SC ST OBC EWS है तो यहाँ से 10 साल तक। ठीक है, और अगर कोई मिलिट्री वगैरह में भी है तो उनको उनकी मैक्सिमम कितनी रख रखी है, 20, ये देखो उनकी 50 रख रखी है इन्होंने मैक्सिमम इसमें लिखी हुई है सारी बातें ये देखो, ये रहा डिफेंस सर्विस पर्सनल जो ट्रांसफर टू द रिजर्व, तो उनके लिए कितनी है, 50 ईयर, तो उनके लिए 50 ईयर है। दूसरा यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, सैलरी वगैरह का देख ही लेना है, इसमें ग्रेड पे कितनी होती है वो आप इधर देख लो, AL10 पे लगेंगे वो, AL10। ठीक है, ग्रेड पे आपकी रहेगी 6000, बेसिक आपका 57,700 रहेगा उस टाइम पे, लेकिन वो आफ्टर प्रोविजन है, 2 साल तक आपको प्रोविजन में रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, अब एग्जाम पैटर्न पे बात करते हैं। मैंने आपको आयु के बारे में बता दिया, यहाँ पर योग्यता मैंने बता दिया आपको, PG प्लस आपको चाहिए नेट, और वो किस किस तरीके से चाहिए, PG में भी जो प्रीवियस है और फाइनल है उनके लिए, और जो नेट में है, जिनके पास नेट है तो ठीक है, नहीं है तो वो जब इंटरव्यू से पहले पहले उनको चाहिए, अब इंटरव्यू कभी भी हो उनका, वो भी उनके खुद के सब्जेक्ट का, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की आपको बात करूँ मैं यहाँ पर, तो सिलेक्शन प्रोसेस देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम आपके 3 एग्जाम होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो होगा आपके 75 मार्क्स का होगा, पेपर 2 आपके 75 मार्क्स का होगा, पेपर 3 आपके 50 मार्क्स का होगा जो कि GK का होगा। पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, वो किसके होंगे, आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट के। पेपर 3 जो होगा वो आपके GK का होगा। इनमें तीनों एग्जाम होने के बाद आपकी निकलेगी प्रीएम्बल कट ऑफ, जिसको अपन इंटरव्यू को लाना भी कहते हैं। ठीक है, उसकी जस्ट बाद फिर क्या होगा, आपके इंटरव्यू होंगे। ठीक है, इंटरव्यू कॉल में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो फिर आपके इंटरव्यू होते हैं। 200 मार्क्स का आपका है रिटर्न एग्जामिनेशन, और आपके 24 मार्क्स का है इंटरव्यू। कुछ इस तरीके से रहेगा पैटर्न, मैं थोड़ा सा आपको ये समझा और देता हूँ, हल्का सा देख लो एक बार फटाफट। देखो, आपके रहेगा पेपर 1,
पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये आपके रहेंगे 75 मार्क्स, ये भी आपके रहेगा 75 मार्क्स, और ये आपके रहेगा 50 मार्क्स। टोटल कितने हो गई है? हाँ जी, ये हो गया आपके 200 मार्क्स। ठीक है। ये जो होंगे ये आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट होंगे। ये वाला पेपर जो होगा पेपर 3, ये आपके जीके का होगा, जनरल नॉलेज, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपके आएंगी। ठीक है, हाँ जी, ये आपके हो गए। और अगर क्वेश्चन की बात करूं तो अगर देखो सारे जो ये मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो हाफ मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसमें पेपर 1 में आपके क्वेश्चन कितने आएंगे? यहाँ पर 150, इसमें भी कितने आएंगे? 150, यहाँ पर आपके आएंगे 100, कुछ इस तरीके से होगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन जो है आपका, वो रिटर्न एग्जाम वो आपके कितने का हो गया? 200 का, प्लस आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू वो आपके कितने का होगा? 24 मार्क्स का। और टोटल जो कट ऑफ निकलेगी, टोटल कितने में से कट ऑफ निकलेगी? 224 में से ये निकलेगी आपके फाइनल कट ऑफ, जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल कट ऑफ। ठीक है, उस पर अपन और प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे। ये सारी चीज़ें रहेगी, ये पैटर्न रहेगा आपका। और नेट जो है, आपको नेट चाहिए अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इस तरीके से, ठीक है, मैथ्स, तो आपको CSIR नेट आपके पास होना चाहिए। CSIR नेट का एग्जाम लेता है, 1 साल में 2 बार होता है। ठीक है, और बाकी आप आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपको UGC नेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस तरीके से रहेगा नेट का पैटर्न। सेट जो है, सेट होगा तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, ये मैंने आपको बता दी सारी बातें। ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और अपन। हाँ जी, ये सारी बातें हो गई। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो कब से? 12 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक। आपको टोटल 1 महीना दिया है। इसमें फीस जो देखें अपन, फीस कितनी है इसकी? हाँ जी, जनरल कैटेगरी के लिए या OBC की जो क्रीमी लेयर है उसके लिए 600। बाकी आप यहाँ देख लो, SC ST OBC जो है नॉन क्रीमी लेयर, और EWS के लिए कितनी है? 400। ठीक है, और बाकी दिव्यांगजन के लिए भी कितनी है यहाँ पर? 400। तो इस तरीके से इसकी फीस है। हाँ जी, अब थोड़ा सा अपन ये देख लें, ये मैंने आपको बता ही दिया। देखो ये एग्जाम पैटर्न, इसमें ये सारी बातें हैं। आपका फर्स्ट पेपर सब्जेक्ट से, सेकंड पेपर सब्जेक्ट से, थर्ड पेपर जीके का आपके टोटल 200 मार्क्स हो गए। इसके बाद 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ये रहा द इंटरव्यू शैल कैरी 24 मार्क्स, 24 मार्क्स रखेगा ये। ठीक है, सिलेबस जो है आपका इसके बारे में बता देंगे। अभी जो लास्ट सिलेबस है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होंगे, तो आप अभी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। और जैसे ही कोई इसमें चेंजमेंट होता है तो आपको पता चल ही जाएगा, हम आपको उसके बारे में अपडेट कर देंगे। ठीक है, सिलेबस के बारे में तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैंने बता दिया पूरा पैटर्न इसका। अब आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, उसके बारे में अगर अपन और देखें थोड़ा सा। देखो जीके है, जीके में तो आप अभी से लग जाओ एक बार। कुछ मतलब पहले वो तो करंट अफेयर की बुक्स ये आती हैं, मतलब मैगजीन्स वगैरह आती रहती हैं, किसी की 1 महीने से, किसी की 2 महीने से, उनको पढ़ते रहो। बाकी मैं आपको अगर इसकी प्रिपरेशन अगर यहाँ पर हो सकेगी इजीली तो मैं आपको कराऊंगा। मेरा अपना पूरा एफर्ट्स रहेगा, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छा बेस्ट एंड बेस्ट दूँ इधर। ठीक है, यहाँ पर जीके के रिगार्डिंग भी, और जो केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक बार कि कुछ अगर हो जाए अपने कंटेंट को लेकर, तो अपन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी अभी क्या करना है आपको? अभी तो आपकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग तो मैंने इस वीडियो में आपको सारी बातें बता दी। ठीक है, हाँ, PhD का थोड़ा सा एक PhD वाला पॉइंट और रह गया। अगर किसी के पास PhD नहीं है, मतलब MSc है, नेट है, PG है, नेट है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब PhD का RPSC इंटरव्यू में कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई थोड़ा बहुत पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और PhD नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। हाँ, किसी के पास PG और नेट जो है वो 2015-16 में ही हो गया, या 18 तक हो गया, 20 तक हो गया, और उनके पास भी अगर PhD नहीं है या एनरोल भी नहीं है, तो उनसे एक बार सवाल आएगा, ऐसा नहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उनके पास क्वेश्चन आएगा कि आपने मतलब आगे हायर एजुकेशन को, आपने हायर एजुकेशन में क्यों नहीं गए, आपने क्या किया उसके बाद। तो उस गैप के बारे में अगर आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर देते हो उनको कि आपकी कोई जॉब लग गई, आप फर्स्ट ग्रेड में हो, कोई वाटर डिपार्टमेंट में हो, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में हो, तो वो बता देना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन का बता देना। इस तरीके से आपको बताना है, मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर होना चाहिए उन इंटरव्यूअर के लिए। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो फिर क्या है वो नेगेटिव इसलिए जाता है कि आपने अभी 3-4 साल का गैप क्यों दिया। आपने जब आपकी PG जो है वो 2018 में हो गई, नेट आपकी तभी हो गई थी, तब से आप क्या कर रहे हो। तो अगर यूँ होता है कि PhD चल रही है या PhD हो गई हमारी, तो यूँ होता है कि 4-5 साल PhD में लग गए होंगे। ये होता है फिर थोड़ा सा वो नेगेटिव नहीं जाता, वो पॉजिटिव चल जाता है फिर। तो ये है। बाकी जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनके PG अभी हो रही है या चल रही है या जस्ट अभी अभी हुई है 1-2 साल पहले, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको PhD के बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अब वो PhD में एडमिशन कब लें? तो मैं तो कह रहा हूँ अभी, अगर वो
असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं अच्छे से, तो इसकी प्रिपरेशन करें। पीएचडी थोड़ा अगर डिले भी हो रही है तो हो जाने दो उनको, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं मैं तो रिसर्च का भी जाऊँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका रिसर्च में, और वो रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो एज सुन एज पॉसिबल पहले पीएचडी में एडमिशन कर ले अपना, ठीक है, ताकि उनका 6 महीने का कोर्स वर्क है वो भी कंप्लीट हो जाए। और कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद फिर वो आराम से, उनको कोई समस्या नहीं रहेगी, उनकी पीएचडी चलती रहेगी, और इंटरव्यू में भी उनको काफ़ी अच्छा फायदा मिल जाएगा इस चीज़ का। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं है। बस दिमाग में क्या रखना है आपको, तीनों पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, रिटर्न एग्जामिनेशन पे फोकस करना है, इंटरव्यू का भी बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। इंटरव्यू का बस अभी रखो, तो एक चीज़ रखना कि एलिजिबिलिटी हमारे पास है या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो इस असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए, तो फिर आपको दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी कि हम यहाँ पर पीएचडी हो या नहीं हो, और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे। इंटरव्यू बाद की बात है, वो सेकंड फेज है। फेज फर्स्ट तो अपन को क्लियर करना है, पहले तो रिटर्न एग्जामिनेशन, ठीक है। आपके पेपर भी, मतलब आपके जो सब्जेक्ट के जो पेपर 1 पेपर 2 है वो, और जीके भी किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मैंने आपको उसके बारे में बताया। और मैं आपको कोई कंटेंट वगैरह होगा तो मैं कंटेंट जरूर लेकर आऊँगा आपके पास, ठीक है। तो और भी कोई अगर आपके डाउट होते हैं, मैंने आपको पूरी वीडियो में सारी चीज़ें बता दी है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया, ये इसकी योग्यता के बारे में बता दिया, आयु के बारे में बता दिया, आयु पर मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कशन करी हैं, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, सैलरी जो है ग्रेड पे 6,000 के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। आपकी 2 साल तक तो आपके 40,000 मिलेंगे फिक्सेशन पे, जब तक आप परीक्षा काल में रहोगे। उसके बाद 57,700 बेसिक के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी वो बढ़ जाएगी, उस टाइम के अकॉर्डिंग DHR लग के वो लगभग 1 लाख के समथिंग हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर, जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो चुका होगा उस टाइम पर। तो इस तरीके से रहेगी आपका पूरा ये पैटर्न। क्लियर? और भी कोई अगर आपको बात जाननी हो, कोई रह गई हो कोई बात, या फिर आपके साथ कोई अलग से केस हो, वैसे तो मैक्सिमम केस मैंने कवर कर लिए सारे इसमें, लेकिन फिर भी कोई अगर केस बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।